तार साहब, आज आपसे पहली बात ये करनी है कि यूरोप के अंदर इस वक्त एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कहा जाता है कि बड़ी पुरानी 1980 1963 की वो जो है वो कॉन्फ्रेंस उस वक्त की चल रही है। और उस वक्त से जो है दुनिया, यूरोप जो है वो दुनिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको विजिट करते हैं और स्टडी करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान को इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दी हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है सर? चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो किस्म के सेटबैक हैं। एक तो जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने जलील किया वहां पे, या नहीं किया, आप तो कहते हैं ये नहीं किया, लेकिन वो अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसामा बिन लादेन जब एबटाबाद से मिला उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुके हैं। दूसरी पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि बराक ओबामा साहब आए और पाकिस्तान में एक ऐसा नॉन नेटो एलाई ऐसा बना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस पर नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर है जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप सब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं, और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट, और अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोपेगेंडा में वो कामयाब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दुश्वारियां, एक तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उनका लॉबी इन वाशिंगटन डीसी, इंडियन डायस्पोरा, उनकी सलाहियतें तेज होना, और दूसरा आपका नॉन सीरियस होना, ना तजर्बाकारी, रिश्वत, करप्शन, और उसके बाद आपका जो इश्यूज है कि आप नॉन सीरियस। मेरा मकसद है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। जिस तरह मैं आज आपसे पहले भी बात हम कर रहे थे कि इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। आप अब जरा गौर करें कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शैकल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उस पर वो बड़े नाराज है। उसमें उसके रिएक्शन में इस वक्त वाशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे, आप उसमें शामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीयत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना की जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा कि चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दे कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? आपने मैं जो मुसलसल आजकल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फैसला करने वाले अपने हर रिमेनिंग ब्रिज को जला रहे हैं वेस्ट और अमेरिका के साथ।
उसके उसकी अब जो इनका रशिया ट्रिप है, मैं हैरान था। आप अब अगर इसकी हिस्ट्री पढ़े तो ये चौथा, जब से आप 74 साल की हिस्ट्री में चौथा ट्रिप है किसी प्रीमियर का। टाइमिंग देखें कि इस वक्त जो बाइडेन मुसलसल डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताता है कि अटैक होने वाला है। अमेरिका एम्बेसी बंद कर चुका है, अपने सिटीजन निकाल चुका है, यूके वहां से निकल चुका है। जयशंकर साहब इस वक्त म्यूनिख में बैठे हैं, जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं। और आपका इस वक्त, आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहां पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है, आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में। तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट, एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि इसके बाद आप ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। देखें, उनको पहले तहफुजात आपसे मौजूद हैं, उनको अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप इस पीरियड पे जा रहे हैं कि जब वो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वहां पे अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं। आप जा रहे हैं, आपके अब बताया ये जा रहा है कि आप दो चीजें डिस्कस करेंगे, आप पाइपलाइन डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या डिस्कस करनी है, आपके पास सी पैक आपसे चल नहीं रहा, कर्जे आप मांग रहे हैं रशिया से और काजाकिस्तान से। तो पाइपलाइन तो पैसों से बनेगी ना, ये मेरा मकसद है या तो कहीं कागज की बनानी पाइपलाइन, तो उसमें आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बनाना नहीं चाहते, जर्नलिस्टों को वो मार रहे हैं, खवातीन को वो मार रहे हैं, दुनिया से वो मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या बातें होंगी। और दूसरा, मैं हैरान हूं, मेरे लिए एक सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया है, आप एक मिनट के लिए सोचें कि इमरान खान साहब बैठे हैं पुतिन के सामने, बातें क्या होगी, आधा घंटा घंटा क्या बात होगी, बाइलैटरल आपके पास उनको देने के लिए है क्या। मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब तो हो सकता है पहले 10 मिनट में कहें जी साड़ी बहुत पैड़ी हालत है, पैसे दो, पैसे कितने दे, लेकिन वो इन रिटर्न क्या देंगे, क्या कहेंगे उसको कि जी हम आपको क्या देंगे। आपके पास इस वक्त आप जाते हैं बाहर, आप कहते हैं जी कंट्रीज के सामने बैठते हैं तो बाइलैटरल चीजें तो होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी है, कोई प्रोडक्ट है। ये तो दोनों चीजें नहीं है आपके पास, ना टेक्नोलॉजी है ना प्रोडक्ट है आपके सड़कें तो चोरी, आपकी पाकिस्तान की सड़कें तो चाइना और कोरिया बना रहा है, आप तो सड़कें भी बनाने की सलाहियत नहीं रखते। और आपकी जितनी आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन होकर कनाडा जा रहा है और मिडिल ईस्ट जा रहा है और यूरोप में जा रहा है, और आप इतने में खुश हैं कि आप वहां से आपको डॉलर आ रहे हैं और डॉलर आपके, आप यूके और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। मेरे पास इस खुश फहमी के में क्यों फिर रहे हैं आप। और तीसरा मेरा जो आखिरी क्वेश्चन चीमा साहब यहां पे ये होगा कि पाकिस्तान में जो सोचने वाले लोग हैं वो समझते हैं जी खान साहब बड़ा काम कर रहे हैं, चाइना से होके आ गए हैं, रशिया जा रहे हैं। आप अमेरिका और वेस्ट के साथ रिलेशनशिप खराब करना, इस चीज को आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अब यूरोप और वेस्ट क्या है, बैंकिंग सिस्टम सारा उनका है, आपको फेटअप में वो अगर रगड़ा लगाते हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, आप ग्रे से निकल के अगर ब्लैक में डालते हैं कर पाएंगे। आपकी सारी मिलिट्री सलाहियत जो है और आपकी सारी मिलिट्री ट्रेनिंग अभी तक सारी अमेरिका की प्रोवाइडेड है, आप उसको छोड़ के बिल्कुल चाइनीज सिस्टम पे जा सकेंगे। और चाइना के पास अपना कोई पूरा सिस्टम नहीं है। चाइना तो अब तक सारी दुनिया में सर्वाइव कर रहा है और मशहूर किस चीज पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की थेफ्ट में मशहूर है वो। देखे ना, G5 बनाया अमेरिका में था, चोरी करके वो ले गए। ये तो हमारी कमजोरियां, ओबामा जैसे लोग और बाइडेन जैसे लोग आते हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और वो हमारी इंस्टीट्यूशंस में से वो लेके निकल जाते हैं चीजें, लेकिन दे आर नॉट इन्वेंटर, दे कॉपी है ना, सारे वो कॉपी करते हैं। और आज तक कितने मुल्कों की उन्होंने सपोर्ट करके तो एलाइज में उन्होंने जंगें लड़ी, एक भी नहीं। आपको आज तक उन्होंने कोई एड भी दी है, उन्होंने आज तक आपको ग्रांट भी दी है, देते तो कर्जा देते हैं आपको, और आप खुश हैं क्योंकि आपने वो कर्जा और ग्रांट लेके दुबई और लंदन जाना होता है, वो पाकिस्तान थोड़ी जाता है वो। तो इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप अपना आखिरी ब्रिज अब जला रहे हैं, रशिया जाने वाला,
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट ऑलरेडी मैं वॉशिंगटन डीसी में देख रहा हूं। क्योंकि इस वक्त वो लोग ये समझते हैं कि हम जो अफगानिस्तान से निकले थे, हमारा 20 साल का जो एक हमारी शिकस्त हुई है, इट टुक प्लेस ड्यू टू द पाकिस्तान। उसके बाद अब मुझे अक्सर पाकिस्तानी दोस्त मुझसे पूछते हैं, नहीं जी नहीं, हमने तो 20 साल कुर्बानियां बहुत दी हैं। वो कहते हैं उसामा बिन लादेन फिर एबटाबाद से क्यों मिला? अगर कुर्बानियां आप दे रहे थे, लेकिन जिस वजह से सारा कुछ ये शुरू हुआ था उसका मास्टरमाइंड वो आप एबटाबाद बिठा के बैठे हुए थे। आप अभी तक, मैं जब इसको अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका रिलेशनशिप को जब बात करता हूं, तो एक आखिरी चैप्टर जो है आपके रिलेशनशिप के आखिरी 2 चैप्टर, एक उसामा बिन लादेन के बाद इट वाज अ बिग शोक अप, और दूसरा शोक अप अभी आया है जो अफगानिस्तान से निकले हैं, और दोनों आप उसमें दोनों में फेल होते हैं टू प्रोवाइड योर क्लैरिफिकेशंस। आपने उसके बाद इसको उसामा बिन लादेन के मिलने के बाद से नॉर्मल रिलेशनशिप आपके हुए ही नहीं, आप नीड बेस्ड रिलेशनशिप चल रहे थे आपके। अब आखिरी उसमें आपने ठोकर मारी है उसको कि जब वो निकले हैं वहां से, और आपने जिस तरीके से झंडे लगाए और जश्न मनाए, और आपने कहा शक्ल तोड़ दिए हैं, और इस्लामाबाद में झंडे लगाए, इस्लामाबाद में तालिबान के आपने दौरे किए, आपने दुनिया को सबको कहा इनकी मदद करें, आपने प्रूव किया कि वो वर बिहाइंड ऑल ऑफ इट। अब उसको, अब ये 2 चीजें अब जब मिलकर इकट्ठी आएंगी तो इसको किस तरह आप क्लैरिफाई करेंगे? ठीक है, आप चाइना और रशिया के कैंप में जाएं, लेकिन देखिए उनके कैंप में पहले कौन लोग बैठे। एक खतरनाक एलिमेंट चीमा साहब मैं बताना चाहूंगा, खतरनाक एलिमेंट ये है जिसके मैं बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता, लेकिन आपके भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर रशिया क्रीमिया जा सकता है, अगर रशिया यूक्रेन जा सकता है, चाइना ताइवान जा सकता है, तो भारत फिर पाकिस्तान भी आ सकता है। हालांकि मैं इसमें समझता हूं कि भारत ना चाइना है, भारत ना रशिया है, दे आर लिविंग इन ए फिक्शन, बट इट इज द क्वेश्चन इज देयर। और आपकी सिचुएशन दिन ब दिन जो कमजोर हो रही है, वो दुनिया को ये क्वेश्चन देती है कि यू आर नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू आर आइसोलेटेड, योर कैपेसिटीज, एबिलिटीज आर द क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह हमेशा आपको ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान नीड अ लीडरशिप, देयर इज अ बिग वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। जब 25 करोड़ लोग मायूस होते हैं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक। इस वक्त पाकिस्तान में लोग मायूस हैं, उनको कोई इस वक्त सामने उम्मीद नजर नहीं आती, होप्स आर नॉट देयर। और खासकर अगले दिन जो 12 रुपए आपका पेट्रोल बढ़ा है और साथ बिजली बढ़ रही है, ना आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के काबिल है, ना कोई चीज मैन्युफैक्चर करके आप मार्केट प्लेस पे बेचने के काबिल है, और आपकी तनख्वाहें लोगों की नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जा रहा है, और जो आपके टेबल के आपके जो माफिया के दोस्त हैं आपके सारे, जो इस वक्त इस्लामाबाद को चला रहे हैं, वो पैसा इस तरह बना रहे हैं जिस तरह उन्होंने घरों में पैसों की मशीनें लगाई हुई हैं करप्शन में, और वो जो कोविड के बाद हर चीज को वो दे आर प्राइस गाउजिंग और टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और गवर्नमेंट इज कहते हैं होपलेस, बेबस है, गवर्नमेंट कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखती। गवर्नमेंट सिर्फ इस वक्त, जो मैं पिछले 2 हफ्ते में देख रहा हूं, गवर्नमेंट सिर्फ इस वक्त सहाफियों के पीछे है, और पीका का ऑर्डिनेंस उन्होंने ले आए सामने, आपने प्रूव कर दिया कि दिस इज व्हाट वी आर। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, दुनिया की प्रायोरिटीज क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं तारड़ साहब, और जिस तरह ये आप की बातों से मुझे लगा है कि शायद चाइना और रशिया एक माहौल बना रहे हैं कि पाकिस्तान को वेस्टर्न कैंप से निकाला जाए और अपने कैंप में रखा जाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो शायद ग्लोबल हेडलाइंस में आना चाहते हैं कि किसी तरीके तो हमें हेडलाइंस में आए, क्योंकि दुनिया रशिया की बात कर रही होगी रोजाना। यहाँ पे आज मैं देख रहा था अमेरिका में कि व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम के अंदर बैठ के संडे वाले दिन बाइडेन साहब और उनकी कैबिनेट जो है वो 2 घंटे तक वहां पे बात करती रही। और हमारी जब वहां पे जाएंगे तो क्या वो सिर्फ हेडलाइंस बनेगी, जो तो उसकी बड़ी सारी बात है इमरान खान साहब के लिए, शायद वो समझेंगे हमारी आइसोलेशन खत्म होगी। नहीं, वो चिमा साहब एक थोड़ा सा वो हेडलाइन देखें क्या बनेगी। मैं कहते हैं वो, मैं लोगों को खैर बात करते हुए भी नहीं आता कि चाइना में जाके उन्होंने कहा कि वो विल, हम चाइना और अमेरिका की सुलह कराएंगे। हम यार को खुदादा ना लो यार, तुझे आप शहबाज शरीफ से सुलह तो कर नहीं सकते, आप अपोजिशन से मिल नहीं सकते हो, कर्जे पे कर्जा मांग मांग के आपने मुल्क छोड़ा कोई दुनिया के पेज पे। आप किस मुंह से और वो क्यों आपके सालसी एक्सेप्ट करेंगे? आपके कोई हालात हैं आपको? अब रशिया जा रहे हैं, मैं समझता हो सकता है खान साहब मैं वहां जाकर बयान दे दिया कि हम यूक्रेन का मसला हम हल करेंगे। मेरे ख्याल में तो यही सुर्खी बननी, अगर सुर्खियों का शौक है तो वो तो यही बननी सुर्खी।
लेकिन ये देखे ना एंड पे जो मैंने आपको चीमा साहब बताया कि प्रायोरिटी इस वक्त पीका ऑर्डिनेंस है। हाँ, सहाफियों की लिस्टें चल रही है इस वक्त, जिनको मारना है करना है, जिनको काले जा रही हैं। ये समझते हैं कि इस तरह कौम को कंट्रोल करना है इस 21st सेंचुरी में, कैंसल कल्चर के जरिए जो आवाज उठी उसको खत्म कर दिया। इस तरीके से आवाजें बंद होनी। मैं तो एक और इसका हल निकाल, मैं तो बल्कि एडवाइस करूंगा, जिस तरीके से पहले कई दफा यूट्यूब बंद कर देते हैं, टिकटॉक बंद, मैं कह रहा इंटरनेट ही बंद करो पाकिस्तान। जान छूटे ना रहेगा, ना रवेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जरूरत भी क्या, आप इंटरनेट से कमा भी क्या रहे हैं, ट्रेड तो आपका ही कोई नहीं। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ? ਖੋਤਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੜੋ, ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਲੈ ਲਓ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਬ ਖਾਓ ਲਾਹੌਰ ਚ, ਨਾਲੇ सवारी करो ना। आजकल तो वो पाकिस्तान में ये जो गधे के कबाब भी बड़े बिक रहे हैं। लोग तो जो है ना वो अब खुशी और ये मजाक बन गया है कि जी शुक्र है मैं बच गया, मैंने गधे के कबाब नहीं खाए। बट एनी हो, नहीं चीमा साहब, मैं एक और मजे की बात, मैं शुक्र अदा करता हूं, मैं कहता हूं शुक्र है यार खोते दे कबाब खाते, कुत्ते दे नहीं खाते। अच्छा तारड़ साहब, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तरफ तो ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तो मुझे नजर आई म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वाली, दूसरी तरफ चीन जो कि हमारा बड़ा वो कहते हैं ना डीपर देन द ओशन एंड हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी वाला यार है, उसने इस मुश्किल वक्त में जबकि इंडिया और चाइना के मामलात खराब थे, 2021 में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 114 अरब डॉलर क्रॉस कर गई है, जबकि कहा जाता है कि 2000 में कुछ बिलियन के करीब थी। और अभी इस सारे क्राइसिस में ये जो लद्दाख वाला हुआ था 44% उनकी जो ट्रेड है वो बढ़ी है। और साथ ही यूएई के साथ उन्होंने 100 अरब डॉलर का कहा कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। और आपको मैंने बताया था कि सऊदी अरब के जो लैंड कमांडर आए थे वहां पे, और वो जो 1971 वाली वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। चीन और इंडिया ने तो फैसला कर लिया है कि हमने कारोबार करना है और लड़ना भी है। हमने क्या फैसला किया हुआ कि हमने सिर्फ लड़ना है? अमेरिका और चीन भी ये फैसला कर चुका है कि हमने कारोबार भी करना है और कंपटीशन भी करना है। ये मैंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन है, मैंने खुद उनसे सुना, उन्होंने कहा जी कि हम कोऑपरेशन एंड कंपटीशन दोनों करना चाहते हैं। हमने क्या किया, हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ना कंपटीशन हम कर रहे हैं और ना हमसे लड़ाई हो रही है। तो ये तारड़ साहब, यूएई, सऊदी अरब और चीन का जो भारत की तरफ झुकाव है, ये तो फिर कश्मीर का मसला तो सारा हमारे कंट्रोल से खत्म हो गया, क्योंकि अब तो अरबों डॉलर की ट्रेड हो रही है, तो हम तो किसी कैलकुलस में आते नहीं है वहां पे फिर। बल्कि सबसे इससे भी बड़ा मसला तो ये था, मैं हैरान था जब यूएई ने इतने बिलियंस डॉलर का वहां पैकेज साइन किया था कि कश्मीर को डेवलप भी वो करेंगे, तो उन्होंने सारा कुछ ही खत्म कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल ही, और बल्कि इसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक डायलॉग ये चल रहा है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। क्योंकि देखें, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस वक्त ट्रेड आगे कोविड के बाद जिस तरीके से इकोनॉमीज दुनिया की वो एक चैलेंजेस उनके आए हैं, तो आप किस तरह इकोनॉमी इंप्रूव करेंगे? आपकी स्पेशलिटी तो सिर्फ कर्जा मांगना है, और तो आपकी स्पेशलिटी में तो कुछ भी नहीं है। आप ना बिजली है वहां पे, ना आप बिजली आपकी इतनी सस्ती है कुछ बन सके, ना पेट्रोल है, और 140 नंबर आपका करप्शन में है। आप देखें, आप चाइना वहां पे आए, 26 बिलियन डॉलर आप उनका खा गए करप्शन में। मैं आई वाज शॉक्ड, मैं हैरान था कि जरदारी साहब के कहते हैं 4 दिन रह चुके थे अपने पीरियड में, तो उस 4 दिनों के अंदर भी वो चाइना का ट्रिप लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जी माफी दो, अगले तो बहुत पैसे देते हैं अगले देंगे। 26 बिलियन आप खा गए चाइना का ओवर बिलिंग में और करप्शन में। तो आप किस तरह, मेरा मकसद, आप खुद इस काबिल ही नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया, आप कहते हैं कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, आपकी सड़कें चाइनीज बनाते हैं, सड़कें आपकी कोरियन बनाते हैं, आपकी लेबर दुबई में मार खा रही है, सऊदी अरेबिया में मार खा रही है। ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ये आपकी पॉलिसीज है। आप क्या बेचेंगे? मैं वही तो आपको मैंने अर्ज की ना कि खान साहब बसद शौक जाए रशिया, ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचें कि खान साहब पुतिन से क्या बातें करेंगे? कितनी दफा बार बार पूछेंगे और सुनाओ जी की हाल है? क्या कितनी दफा पूछेंगे बच्चे ठीक ने ਤੁਹਾਡੇ? क्या बात करेंगे उनसे? क्या पाकिस्तान की इस वक्त अगर सोचा जाए, व्हाट पाकिस्तान कैन एक्सचेंज, व्हाट पाकिस्तान कैन ऑफर टू द वर्ल्ड? मेरे लिए क्वेश्चन, मेरी ख्वाहिश है, मेरी मादरे मिल्लत है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस करे, अपने पांव पे खड़ा हो और इमेज चेंज हो उसका।
अमेरिका में हम सोचते रहे पाकिस्तान का इमेज साफ करो, पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान का नाम आता था सिर्फ वही चीज सामने आती थी, दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट, दहशतगर्दी, डबल गेम पहले। लेकिन उसको इमेज को साफ वो भी नहीं हुआ। सिर्फ आप मैं समझता हूं बड़ी हिम्मत है जिस तरीके से आपने, बल्कि वो वीडियो चलती थी, मुझे याद है वो हमारे आईएसआई के जो थे जनरल हमीद गुल, वो अमेरिका में बहुत देखी इन्होंने, जिस तरीके से वो कहते थे कि एक दिन आएगा हम आईएसआई हम सीआईए के मदद से अमेरिका को डिफीट करेंगे। आपने बड़ा डिफीट किया उसको, मैं आफरीन है थोड़े, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी रेडी। लेकिन ये कि रेडी किस तरह रहेंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, कर्जे पे चल रहा है पूरे का पूरा मुल्क। अब चाइना से उठते हैं, देख रहे हैं, सीधे चले गए रशिया पैसे मांगने, वहां से निकलेंगे तीसरे मुल्क में घुस जाएंगे पैसे मांगने के लिए। और ये असल में चीमा साहब, ये आपकी जो 2000 बंदा रूलिंग एलीट है, ये आज का नहीं है, ये मेरे ख्याल में पिछले 74 साल से वो बाप मरता है तो उसके लड़के आ जाते हैं, लड़के मरते हैं उनके कजन आ जाते हैं, भैणा दे जुआई आ जाते हैं, वजीर थे, सज्जे थे, खब्बे थे, सारा कुछ। ये जो 2000 बंदा रूलिंग एलीट है, जिनकी इनकम डॉलरों पाउंडों में है, जिनके बच्चे सारे बाहर बैठे हैं, वही डिसीजन मेकर है पाकिस्तान के। हर डिसीजन मुझे नजर आ रहा होता है उसके पीछे कोई इसी तरह के लोग मौजूद हैं, क्योंकि उसमें मुझे पाकिस्तानियत नजर नहीं आती। मुझे उसमें ये लगता है कि जो बंदा इसका डिसीजन ले रहा है कि इज नॉट इंटरेस्टेड इन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और देखिए, मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को $1 भी नहीं चाहिए बाहर से, मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि अब आप कहते हैं कि डॉलर के बगैर चल ही नहीं रहा, आपको पैसा नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करना चाहिए जिस तरह के भी हालात हैं। लेकिन ये कि आपकी रूलिंग एलीट जो है वो, उनको पैसा चाहिए, क्योंकि वो भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। और जो करप्शन करोड़ों में होती थी पहले, वो अरबों में हो रही है। और उनको डॉलर चाहिए बाहर लेके जाने के लिए, तो उसके लिए वो मुल्क दर मुल्क फिर रहे हैं पैसा इकट्ठे करने के लिए। लेकिन ये इसके बाद होगा क्या? जिस तरह आपसे पूछे बगैर, आपकी नेशनल असेंबली से पूछे बगैर ग्वादर की जगह कराची दे दिया गया। अब कराची पे प्रेशर आएगा तो इस्लामाबाद दे देंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सारा लंदन और न्यूयॉर्क और टोरंटो में है। उनकी सेहत पे क्या असर है, चाहे चाइना इसको टेक ओवर कर जाए, चाहे इसको कोई और दूसरा कंट्री टेक ओवर कर जाए। लेकिन इस अफसोस, सद अफसोस। अच्छा तार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना है, और वो ये है कि ये जो एक आया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये 2016 में एक लॉ बना था, तो उसमें यह है कि वो अभी उन्होंने कुछ मजीद उसमें अमेंडमेंट्स की हैं, और वो कहा जी कि हम फेक न्यूज को टारगेट करेंगे और लोगों को 5-5 साल जेलों में डालेंगे जो फेक न्यूज करेंगे। तार साहब, बहुत सारे जो नाकदीन हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं कि फेक न्यूज असल में तो पीटीआई फैलाती थी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का $200 अरब बाहर पड़ा है, अब कौन उनसे पूछ सकता है कि आपने जो कैरेक्टर असैसिनेशन नवाज शरीफ साहब की या बाकी सियासी जमातों की या जरदारी की या बाकी आम जर्नलिस्ट की लोगों की, उस कैरेक्टर असैसिनेशन का कौन जिम्मेदार है? और इतना ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ जो सियासतदानों का, उसका कौन जवाब देगा? आप जब पावर में आ गए हैं तो आप कहते हैं कि ये फेक न्यूज है, हम इसके पीछे जाएंगे, जबकि अब जो पाकिस्तान में जो सहाफी हैं वो हर रोज डर रहा है, वो हर रोज परेशान है कि मुझे कहीं जेल में ना डाल दें। और अभी तो एफआईए ये करती है, कहते हैं कि प्रोसीजर ये होता है कि अगर आपको के बारे में कोई एप्लीकेशन आती है तो आपको फोन करके बुलाया जाता है, लेकिन अब तो बुलाया नहीं जाता, सीधे आपके घरों में रेड किए जाते हैं ताकि खौफो हिरास फैलाया जाए और सहाफी जो है वो बातें ना करें। सो ये जो चीज है कि फेक न्यूज की आड़ में लोगों को दबाना, क्या ये पर्पस सर्व कर सकेगा? इमरान खान साहब का तकरीबन 1.5 साल रह गया है, ये क्यों इस तरह की चीजें जो हैं वो समझते हैं करने से वो अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी शायद ले लेंगे, या अपने नाकदीन को खामोश कराने का क्या ये तरीका वो ढूंढ रहे हैं सर? इस वक्त मेरे ख्याल में चीमा साहब, खान साहब या उनकी टीम जो है वो पॉपुलैरिटी और दूसरी चीजों से आगे निकल चुके हैं। उन्हें जिस तरीके से केपीके में हारे हैं, वो जिस तरीके से इलेक्शन, मैं दो तीन चीजों पे इस वक्त मुझे मेरे लिए बायस तकलीफ थी। एक तो आपने जो पीका ऑर्डिनेंस की बात की, और दूसरा इससे पहले इन्होंने एक और कानून बनाया है जिसमें आपके वुजरा और एमएनए जाके इलेक्शन हलकों में अपना जाके तो पैसे बांट सकेंगे, तो जाके लोगों को डरा सकेंगे, लोगों को कुछ कर सकेंगे। एक तो वो लॉ पास किया, मुझे उस पर भी ज्यादती थी, वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे। दूसरा उसमें ये मैं कहूंगा चीमा साहब, ये सर्वाइवल के लिए किया जा रहा है, ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं किया जा रहा है, सर्वाइवल। क्योंकि चीजें हाथों से निकलती जा रही हैं, पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है, अब आप मजाक बन चुके हैं, गली चौक में आपके मजाक उड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि फेक न्यूज की टर्म अमेरिका से निकली थी।